वो बार बार अपने शहीद खामद को पुकारती थी, जो बात हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं जीप को शहर के गुंजान इलाके से निकालकर अहमद बाजार में से होता हुआ मजाफात की तरफ ले गया, ताकि मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौजियों की नजरों से दूर रहा जा सके। रास्ते में मेरी नजर इंडियन फौज की एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जो अहमद बाजार के कोने पर एक इमारत के सामने खड़ी थी। मैंने शहनाज को एक दरख्त के नीचे अल्ताफ अकबर के पास छोड़ा और खुद जीप लेकर एम्बुलेंस की तरफ चला गया। ये भारत की मेडिकल कोर की एम्बुलेंस थी और वहाँ एक गोदाम से 3-4 भारतीय फौजी दवाइयों के बक्स निकालकर गाड़ी में भर रहे थे। मैं जीप खड़ी करके उनके पास गया तो सिपाहियों ने मुझे सलूट किया। मैंने सलूट का जवाब देते हुए कहा, जवानों, तुम्हारे पास कोई बुखार शुखार की दवा है तो दे दो, हमारा एक ग्राई बीमार हो गया है। उन फौजियों में एक हवालदार भी था। उसने मुस्कुराकर कहा, सर हमारे पास तो पेटेंट दवाएं हैं, आप यूनिट डिस्पेंसरी क्यों नहीं चले जाते, वहाँ डॉक्टर रमेश मौजूद हैं। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, मामूली बुखार है, कोई पेटेंट दवाई सप्लाई कर दो। ये चूंकि मेडिकल कोर के आदमी थे, इसलिए उन्हें बुखार, नजला और जुकाम वगैरह की दवाइयों का बखूबी इल्म था। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी जिसमें कुछ कैप्सूल थे। सर अभी एक कैप्सूल अपने गिराई को दे दें, भगवान की दया से बुखार फौरन उतर जाएगा। मैंने जीप में बैठते हुए पूछा, वो जवान, इधर 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर किधर है? भारतीय सिपाहियों ने कदरे हैरानी से मेरी तरफ देखा। हवालदार बोला, सर हम सब 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के जवान हैं। आपको मालूम नहीं सर कि यहाँ सिर्फ 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट ही डिप्लॉय है। आपकी रेजिमेंट कौन सी है? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है जवान, हम तुम्हारा चेकिंग कर रहा था। तुमको मालूम है इधर दुश्मन लोग भी हमारी वर्दी में फिरता है। ओके जवान, अपना काम करो। मैं जीप स्टार्ट करके तेज रफ्तारी से आगे निकल गया। ये एक बलाए नागहानी ही थी। उस मरहट्टा रेजिमेंट का मतलब था कि चिटागोंग में 15वीं बख्तरबंद डिवीजन की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट काम कर रही थी। यहाँ से कर्नल गुप्ता सारथी के बारे में मालूमात हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं था। मैंने अल्ताफ अकबर को कुछ नहीं बताया। शहनाज को कैप्सूल खिला दिया, उसे जीप की पिछली सीट पर लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। उस वक्त हमारा सबसे आम मसला किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम रात बसर कर सके। हम किसी इंडियन फौजी बैरक में तो जा नहीं सकते थे। अल्ताफ ने कहा, मेरा ख्याल है हमें जहां से कॉक्स बाजार की तरफ निकल जाना चाहिए, वहां से हम किसी तरह सरहद पार करके बर्मा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक तरीन भारतीय मंसूबे का इंकशाफ होने के बाद मैं उस वक्त वतन अजीज की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था जब तक इस नापाक मंसूबे को खाक में न मिला देता। लेकिन उससे पहले अल्ताफ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की जरूरत है, जब तक उसका बुखार नहीं उतर जाता हमें कॉक्स बाजार का रुख नहीं करना चाहिए। अल्ताफ अकबर ने सवाल किया कि हम चिटागोंग में कहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल गैर बंगालियों की छोड़ी हुई कोठियों की तरफ चला गया। चिटागोंग के मज़ाफ़ात में एक टीले पर बरेली के खान मुमताज हुसैन खान की एक कोठी हुआ करती थी। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं चिटागोंग जाता तो उनकी कोठी पर जरूर जाया करता था। खान साहब का चिटागोंग में कागज का कारोबार था और वो अपने कुंबे के साथ बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अल्ताफ को जीप में बिठाया और उस कोठी की तरफ चल दिया। खान मुमताज हुसैन की कोठी तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश कर रही थी। सारा सामान लूटा जा चुका था। कमरों में टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थी, लेकिन बड़े बड़े पलंग मौजूद थे। हमने शहनाज को एक पलंग पर लिटा दिया। किचन का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि गैस और पानी तो है, मगर खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं है। मैंने अल्ताफ को शहनाज के पास छोड़ा और खुद जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। पहला काम ये किया कि एक पेट्रोल पंप से जीप की टंकी फुल करवाई और पेट्रोल वाले को यूं ही 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट की पर्ची लिख कर दे दी। उसके बाद मार्केट से चाय, दूध, बिस्किट, डबल रोटी, चावल और मुर्गी का गोश्त खरीदा। किचन में ये सामान रखकर मैंने चाय बनाई। शहनाज का बुखार काफी उतर चुका था। उसे चाय पिलाई तो उसकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई। उसे सूरत हाल से आगाह किया गया और बताया गया कि 2-1 रोज इस कोठी में कयाम करने के बाद हम लोग कॉक्स बाजार रवाना हो जाएंगे। शहनाज किचन में जाकर मुर्गी और चावल तैयार करने में लग गई। मैं और अल्ताफ अकबर आइंदा प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। कई रोज बाद हमने पेट भरकर घर के पके हुए चावल और मुर्गी खाई तो तबीयत बशाश हो गई। शहनाज को हमने आराम करने का मशवरा दिया और खुद बरामदे के बगली कमरे में जाकर बैठ गई। जहाँ 2-1 टूटी फूटी कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अल्ताफ को बताया कि जहाँ मुमताज हुसैन खान साहब ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदा जाने उनका क्या अंजाम हुआ होगा। हमने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा एक तरफ कर दिया था। यूं हम बाहर भी निगाह रखे हुए थे। हमारी जीप कोठी के पोर्च में एक तरफ साए में खड़ी थी और बाहर से उस पर निगाह नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए। 4 बजे जागे तब देखा कि शहनाज किचन में चाय बना रही थी। उसकी तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। शाम को बाजार जाकर उसके लिए मैं कपड़ों का एक और मर्दाना जोड़ा और चप्पल खरीद लाया। रात को भी उसने खाना पकाया। हमने मोमबत्ती जला रखी थी। रात 9 बजे शहनाज को सुला दिया।
अल्ताफ अकबर बरामदे वाले कमरे में सो गया और मैं बाहर बरामदे में पहरा देने लगा। मेरी घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। मैं बरामदे में सुतून के पास सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। स्टेन गन मेरे पास ही पड़ी थी। किसी वक्त नींद का झोंका सा आ जाता, मगर मैं हर बार नींद के उस हमले को पसपा कर देता। अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं चौकस होकर अपनी जगह से उठ ही रहा था कि कोई भारी शय मेरे ऊपर आकर गिरी। इससे पहले कि मैं संभलता, एक आदमी ने मेरी गर्दन में बाजू का शिकंजा डाल दिया और उसके दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक मेरी कमर में चुभने लगी। तुम्हारे साथ अंदर और कौन है? लहजा पंजाबी फौजियों जैसा था। यहाँ अगरचे अंधेरा था, मगर सितारों की धीमी धीमी रोशनी भी थी। मैंने हमला आवर का बाजू देखा। वो मेरी तरह शोख हरे रंग की भारतीय फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक फौजी जवान है, मगर तुम इंडियन फौजी हो। हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज सुनाई थी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मेरी स्टेन गन उठा ली और मेरी कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल लिया। वो एक कद्दावर जवान था। उसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, जो भारतीय फौज की वर्दी में इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ हैं। उनका कद काठ और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। उन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिए और कहा, अपने साथी के पास ले चलो। अल्ताफ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके उन दोनों को हलाक कर देता। अल्ताफ को उन्होंने ठोकर मारकर जगाया। एक जवान पिस्तौल तानकर उसके सर पर खड़ा हो गया। उसने तहकुमाना लहजे में सवाल किया, यहाँ और भारतीय फौजी कहाँ हैं? अल्ताफ ने पलकें झपकाते हुए उन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैंने उनमें से एक फौजी से खालिस पंजाबी जबान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरे इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर दें। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज के नीचे मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। उनमें से जो कदावर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम कौन लोग हो? मैंने कहा, हम दोनों इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। अगर तुम इंडियन फौजी हो तब भी हमारा राज राज नहीं रह सकता। तुम हमें अपने हेडक्वार्टर ले जाओगे, जहां ये बात खुल जाएगी कि हम दोनों पाकिस्तानी फौज के आदमी हैं। अब तुम लोगों को चाहिए कि हकीकत हाल हम पर वाजे कर दो। अल्ताफ अकबर ने अपना और अपना रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल ऑफिसर की बीवी भी मौजूद है, जो मर्दाना लिबास में है और जिसके शौहर को मुक्ति बहानी वालों ने उसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। इस पर उन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा लिया। कदावर फौजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है। ये मेरा साथी लांस नायक करमदाद है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके उनकी वर्दियां पहन ली थी। हमें पता चला कि यहाँ टीले की दूसरी जानिब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर जहाँ से बर्मा की तरफ निकलना चाहते थे। ये कोठी टीले के ऊपर थी। हम जहाँ से हेलीकॉप्टर बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें पोर्च में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आए। उन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी जानिब नशेबी मैदान की तरफ देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। सजावल खान ने कहा, इनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से कॉक्स बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते हैं। मैंने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर तक रास्ता साफ कर सकता हूँ। लांस नायक करमदाद मुस्कुराया, ग्राई, ये काम किसी कमांडो का है। तुम एक कारोबारी आदमी हो। तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अल्ताफ अकबर ने कहा, हम चारों इंडियन वर्दी में हैं। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है? सजावल खान कहने लगा, तुम भी नया नया फौज में लगता है। तुमको इतना मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से उसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट कटता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा, फिक्र न करो, ये काम इंशाअल्लाह कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं। सुबह सुबह सजावल खान और करमदाद ने वुजू करके नमाज अदा की। हमने भी उनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देख कर सकते में रह गई। हमने सजावल और करमदाद का तारुफ करवाते हुए सूरत हाल बयान की तो उससे कुछ हौसला हुआ। सजावल ने कहा, जवान, इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनाओ, ये गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए साथ हैं? हम इसकी हिफाजत करेंगे। शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया, जो हमने किचन के फर्श पर बैठकर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान
से उसके फरार की स्कीम के बारे में मजीद बातें शुरू कर दी। वो हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। उसका कहना था कि एक बार मैं तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो गया तो फिर कोई माई का लाल उसकी हवा तक को नहीं छू सकेगा। उसकी बातों में भरपूर एतमाद था। दोपहर के वक्त हमने एक बार फिर हेलीकॉप्टर बेस का मुआयना किया। हम छत पर लेटे हुए थे और बारी बारी दूरबीन लगाकर देख रहे थे। ये एक छोटा सा बेस था। दिन के 10 बजे हेलीकॉप्टर परवाज कर गए। हम नीचे कमरे में आ गए। सजावल खान और करमदाद ने हमें ढाका एयरपोर्ट से अपने फरार की दास्तान सुनाई। बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान थी। उन्होंने भी इस बात की तायद की कि हिली के महाज पर हमारे जवान अभी तक दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। तीसरे पहर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड पर आकर खड़े हो गई। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायजा लिया। यहाँ सामने एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा हुआ था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। उसके कांधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद ये इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। उसका अर्दली उसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। हमने उसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके उसके जरिए फरार का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी उनके साथ फरार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी वो मैंने उन पर जाहिर नहीं की। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ अकबर और शहनाज को पाक फौज के 2 जांबाज मिल गए हैं जो उन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। सजावल खान और करमदाद ने जो भारतीय वर्दियां पहन रखी थी वो आम सिपाहियों की वर्दियां थी। सिर्फ अल्ताफ अकबर की वर्दी भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की थी, यानी हम में वही एक इंडियन ऑफिसर था। खुद मेरी वर्दी हवालदार की थी। रात का खाना खाकर हमने अपना अपना एमुनिशन चेक किया। सजावल खान हमारी पार्टी का लीडर बन गया। ठीक 1 बजे रात हमें ऑपरेशन शुरू करना था क्योंकि 12:30 बजे रात हेलीकॉप्टर पैड की गार्ड तब्दील होती थी और पहली गार्ड ट्रक में बैठकर बैरक की तरफ चली जाती थी। सजावल खान को खतरा था कि शहनाज का सिविलियन लिबास कोई मुश्किल खड़ी न करते। उसने शहनाज को खालिस फौजी अंदाज में कहा, कुड़िए तुम हमारे पीछे पीछे रहना, खबरदार इधर उधर मत होना, किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब मत देना, एकदम चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे पास असलहे की शक्ल में 4 स्टेन गन्ने, 4 पिस्तौल, 2 चाकू थे। दस्ती बम एक भी नहीं था। इसी असलहे और अपनी इंडियन फौजी वर्दी की मदद से हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना और उसे वहां से उड़ाकर फरार होना था। सजावल खान ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं कंपनी ऑफिस जाकर वायरलेस सेट तबाह कर दूं ताकि खतरे का सिग्नल न दिया जा सके। इस कमांडो अटैक की जुजियात पर बार बार गौर किया गया और कोठी के कमरे में ही उसकी 2 बार रिहर्सल भी कर ली गई। रात का खाना ठीक 8 बजे खा लिया गया। शहनाज, अल्ताफ अकबर और करमदाद को सुला दिया गया। मैं और सजावल खान जागते रहे। सजावल खान ने मुझे भी सो जाने के लिए कहा। ओए तुम सिविलियन जवान हो, ये फौजी ऑपरेशन है, सो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, मुझे जागने की आदत है। सजावल खान ने मेरे कांधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओए मालूम होता है तुमको किसी ने उल्लू भून कर खिला दिया है। रात के ठीक 1 बजे मैं और सजावल खान कोठी की छत पर गए। हमने दूरबीन की मदद से जायजा लिया। हेलीकॉप्टर अपनी जगह मौजूद था। इमारत की छत पर लगी हुई सर्च लाइट उन पर पड़ रही थी। 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये नई गार्ड पार्टी थी। कंपनी ऑफिस के बाहर भी एक मुसल्लह सिपाही मौजूद था। ऑफिस में रोशनी हो रही थी। अंदर वायरलेस ऑपरेटर बैठा हुआ था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक 1:15 पर सबको जगा दिया गया। सजावल खान ने खालिस फौजी कमांडर के लहजे में कहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। खंग खांसी बंद, खुसर फुसर बंद, कोई आवाज नहीं निकालेगा। हम आगे बढ़कर बात करेगा। शहनाज बीबी तुम करमदाद के साथ रहेगा, ओके? घड़ियां चेक करो, खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ऑर्डर न दूं। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, तुम सिविलियन जवान, पक्का काम करेगा, कच्चा काम नहीं करेगा। तुम बलुंगड़े जैसा है, तुम्हें फौजी ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं है। क्या तुम वायरलेस ऑपरेटर को काबू कर लेगा? बोलो सिविलियन जवान। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम उसे काबू करेगा। वो बोला, ओए कभी कभी तुम मुझे कमांडो लगता है। उसने एक बार फिर हम सबका असलहा चेक किया और हम कोठी से निकलकर रात की खामोशी और अंधेरे में हेलीपैड की तरफ चल पड़े। टीले की ओट से निकलकर सड़क पर आए तो सामने कंपनी का गेट आ गया जो बंद था और जहां एक इंडियन फौजी चल फिर कर पहरा दे रहा था। उसने अपने कांधे से 303 की राइफल लटका रखी थी। मैंने अपनी चाल आहिस्ता कर ली और सजावल खान के बाएं तरफ आ गया। इंडियन फौजी दस्ते को मार्च करके अपनी तरफ आते देखकर गार्ड ने बुलंद आवाज में कहा, पासवर्ड बताओ। अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस किस्म की फौजी तंसीबात और फौजी अड्डों पर हर रात का एक पासवर्ड होता है जिसको बोले बगैर कोई फौजी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सजावल खान ने बड़ी दलेरी से काम लेते हुए कड़कदार आवाज में कहा, ओए झांगली, हमको पासवर्ड मालूम है, तुमको मालूम नहीं। ओए सूबेदार मेजर साहब, अपनी रेजिमेंट को वायरलेस सिग्नल देना मांगता है, हट जाओ आगे से। अल्ताफ अकबर की वर्दी सूबेदार मेजर की थी। वो सामने आ गया। इंडियन गार्ड सजावल खान की कड़कदार आवाज से मरूब हो गया था। अब जो उसने एक सूबेदार मेजर को सामने देखा तो उसने गेट का बांस ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया।
फिर उसे अपने फर्ज का ख्याल आ गया और बोला, सर हमें ऑर्डर नहीं, जब तक पासवर्ड नहीं बताएंगे हम अंदर दाखिल नहीं होने दे सकते। उसने अब राइफल अपने हाथ में थाम ली थी। मेरी उंगली भी स्टेन गन के ट्रिगर पर थी। सजावल खान आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देंगे, इधर बूथा लाओ, कान इधर करो, हम तुम्हें पासवर्ड बताएगा। इससे पहले कि इंडियन गार्ड अपना मुंह करीब लाता, सजावल खान ने कमाल फुर्ती से लपक कर इंडियन गार्ड की गर्दन अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले ली और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे अंधेरे में घसीट लिया। सजावल खान की आवाज आई, गो। मैंने गेट का बांस ऊपर उठाया। कंपनी ऑफिस का बरामदा वहां से 50-60 कदमों पर था और वहां पहरा देते फौजी को इस कार्रवाई की कोई खबर न हो सकी। हम गेट में दाखिल हो गए। सजावल ने गार्ड को हलाक कर दिया था और अब हमारे आगे आगे चल रहा था। सिविलियन जवान, वायरलेस को काबू करना है। सजावल खान ने एक बार फिर सरगोशी में ताकीद की। हम कंपनी ऑफिस के बरामदे में आ गए। जहाँ रोशनी थी, जहाँ जो इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था, उसकी तरफ देख कर सजावल खान कड़का, जांगली एकदम से अटेंशन हो जाओ, ये तुम्हारी माँ की फिरोजपुर छावनी नहीं है, इधर तुम दुश्मन के मुल्क में है, तुम्हारा कमांडर कहाँ है। इंडियन सिपाही ने इंडियन वर्दी में पूरे दस्ते को देखा और सजावल की कड़क ने उसे अटेंशन कर दिया। उसने अल्ताफ अकबर को भारतीय फौज का सूबेदार मेजर और मुझे हवालदार समझकर सैल्यूट किया और कहा कि कमांडर साहब जा चुका है। सजावल खान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हवालदार काशी राम, अंदर जाकर अपनी रेजिमेंट को वायरलेस दो कि हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है। मैं जोर से सैल्यूट मारकर ओके बोलकर वायरलेस रूम की तरफ लपका। अंदर से हमारी आवाज सुनकर वायरलेस ऑपरेटर भी अटेंशन हो गया था। वो समझा कि रात को इंस्पेक्शन टीम आ गई है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेचारा इंडियन वायरलेस ऑपरेटर जो नायक था, सर पर टोपी संभालते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे सैल्यूट किया और बोला, नायक बूटामल ड्यूटी पर हाजिर है। उसी वक्त एक हिंदू अफसर वहां पर आ गया और अल्ताफ अकबर से कुछ तलब करने लगा। साफ जाहिर था कि वो उससे कागजात तलब कर रहा था। अल्ताफ अकबर यूं ही जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। वो जानबूझकर तीर लगा रहा था क्योंकि उसके पास कागजात नहीं थे। इतने में सजावल खान ने बुलंद आवाज में कहा, सर ये रैकी मिशन है, हमारे कागजात। हिंदू ऑफिसर ने गरजदार आवाज में सजावल को खामोश करवा दिया, शट अप, तुम बहुत बकबक करते हो, तुम भी अपने कागजात दिखाओ, तुमने पासवर्ड क्यों नहीं बताया, बोलो आज का पासवर्ड क्या है। ये कहकर हिंदू ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। सजावल खान ने एक जोरदार सैल्यूट मारकर कहा, सर अभी बताता है पासवर्ड, और फिर उसने उछलकर एक जोरदार ठोकर हिंदू अफसर के हाथ पर मारी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने स्टेन गन का ट्रिगर दबा दिया। तड़-तड़ गोलियों की पहली बौछार मेरे आगे 6 कदम पर बरामदे में खड़े हिंदू सिपाही की पीठ पर पड़ी और गोलियां उसे चलनी करती आगे निकल गईं। वो मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैं छलांग लगाकर कमरे में से बाहर आ गया। हिंदू ऑफिसर चिल्लाया, गार्ड फायर। हेलीपैड पर पहरा देते दोनों सिपाही राइफल से फायर करते हुए उस तरफ दौड़े, मगर करमदाद की स्टेन गन ने रास्ते में ही उन दोनों को भून डाला। अब वहां हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई फौजी नहीं था। सजावल खान चीखा, हेलीकॉप्टर की तरफ भागो, जल्दी करो। करमदाद और अल्ताफ अकबर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़े जहां अब कोई गार्ड मौजूद नहीं था। सर्च लाइट में हल्के सब्ज रंग का हेलीकॉप्टर पर फैलाए खामोश खड़ा था। मैं सजावल खान के पीछे था। वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। उसने उसका दूसरा दरवाजा खोलकर सीढ़ी नीचे लटका दी। अल्ताफ अकबर, शहनाज और करमदाद भी सवार हो गए। मैं अभी तक स्टेन गन लिए नीचे खड़ा पोजीशन संभाले हुए था कि अगर किसी तरफ से कोई बचा कुचा गार्ड निकल आए तो उसे भून डालूं। सजावल ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया और मुंह बाहर निकाल कर थाड़ा, ओए जांगली, तुम वहां खड़ा किस मामे का इंतजार कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं आता। मैंने नीचे से आवाज दी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा, मुझे जहां एक जरूरी काम है, खुदा के हवाले, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। शहनाज और अल्ताफ अकबर ने नीचे झांककर हैरानी और तशवीश से मुझे देखा, जैसे कह रहे हूँ कि मेरे दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो, खुदा के लिए ऊपर आ जाओ, तुम जिंदा नहीं बचोगे। हेलीकॉप्टर के पंखे चलने लगे जिनकी वजह से जबरदस्त शोर और तेज हवा के बगुले उठने लगे थे। मैं ऊपर मुंह करके बोला, लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे सामने एक अहम मिशन है, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं दौड़कर हेलीकॉप्टर से दूर हो गया। कुछ हैरान और परेशान चेहरे हेलीकॉप्टर की गोल खिड़कियों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने स्टेन गन का पूरा ब्रस्ट मारकर सामने वाली दीवार पर लगी सर्च लाइट उड़ा दी तो गुप अंधेरा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दुश्मन का कोई सिपाही दूर से भी देख सके। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से बुलंद होने लगा। मुझे मालूम था कि सजावल खान ने क्या कहा होगा। उसने गुस्से में कहा होगा, ये सिविलियन एकदम जांगली है, उसकी खातिर हम अपनी पार्टी के जवान कुर्बान नहीं कर सकते, और उसने स्टिक खींच दी होगी। हेलीकॉप्टर एक जबरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ हवा के बगुले उड़ाता अंधेरे में आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। फिर उसने एक खास बुलंदी पर पहुंचकर एक तरफ को चकोला सा लिया और देखते ही देखते दरख्तों के ऊपर अंधेरी रात में गायब हो गया। सजावल खान वाकई एक माहिर पायलट था। वो हेलीकॉप्टर को नीची परवाज के साथ ले गया था ताकि वो दुश्मन के रडार की जद में आने से बच सके। रडार में
देखा जाने से वो पकड़ा जा सकता था, क्योंकि जिस हेलीपैड से वो उड़ा था वहाँ भारतीय फौजियों की एक हिंदू कैप्टन समेत लाशें मिलने वाली थी। मैं अंधेरे से निकलकर उस जगह आया जहाँ हिंदू सिपाहियों के करीब हिंदू अफसर की भी लाश पड़ी थी। उसमें अभी जान बाकी थी। वो वाकई कैप्टन था। वो रेंग कर वायरलेस रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिवॉल्वर का रुख उसके सर की तरफ करके फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और हिंदू ऑफिसर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। अब वहाँ मेरा कोई काम नहीं था। चुनाचे मैं वापस खान साहब की वीरान कोठी की तरफ भागा। मेरी जीप पोर्च में खड़ी थी। दूरबीन सजावल अपने साथ ही ले गया था। मैंने कोठी की छत पर चढ़कर सूरत हाल का जायजा लिया कि फायरिंग की आवाजों का कोई रद्द अमल तो नहीं हुआ या आसपास से कोई फोर्स तो नहीं आ गई, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। सर्च लाइट उड़ जाने से दूसरे हेलीकॉप्टर का मुझे एक धुंधला सा खाका नजर आ रहा था।